Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 27 दिसंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लिजोथो को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। इवन आज के देश के हर एक अखबार में फ्रंट पेज पे आपको यही आर्टिकल देखने को मिलेगा। भारत के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब वो हमारे साथ में नहीं है। इनकी उम्र हो चुकी थी 92 और इसी के साथ में बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस खराब होने की वजह से इमरजेंसी के तौर पे कल देर रात इनको एम्स दिल्ली में एडमिट करना पड़ा। फिर उसके बाद देर रात एक और खबर आती है कि अब वह व्यक्ति हमारे साथ में नहीं है। लेकिन जब देश की इकॉनमी की बात आती है, अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी भूला नहीं जा सकता। एक समय वो था भारत के इतिहास में जब हमारे पास में फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़्यादा कम दिनों का बचा था। इवन बाकी सारी पेमेंट्स हम कैसे करते, देश को सर्वाइव करने के लिए इकॉनमी को ग्रो करना ही पड़ता हर हाल में। तो वो यहाँ पे व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 1991 के अंदर में ढेर सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इकॉनमी को ओपन किया, जिसके बाद में देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। और 1991 जो है बेसिकली एक ऐसा पॉइंट बन गया जो देश के दो एरा को डिफाइन करने लगा। एक यहाँ पे प्री 1991 और उसके बाद में एक पोस्ट 1991। एक समय पर हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ करते थे इकॉनमी के बेसिस पे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी नहीं भूला जा सकता। आज के समय पर चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे जितने भी यहाँ पर मिनिस्टर्स हों, वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं इनके निधन के ऊपर। जितने भी गवर्नमेंट फंक्शंस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 7 डेज़ का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया गया है। नेशनल मॉर्निंग क्या होता है, जैसा आप देख पाते होंगे, जो देश का झंडा लहरा रहा है बिल्कुल टॉप पर, उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। तो 7 डेज़ तक यहाँ पर ये नेशनल मॉर्निंग रहने वाला है। अपना दुख सभी लोग यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा ही। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर इन्होंने प्ले किया है देश की बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर में। अभी मैं आपको इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। काफ़ी लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं पता होंगी, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बात आती है तो एक इंडियन इकोनॉमिस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन रहे। कई बार यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म भी हुआ है इनकी पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन हर चीज़ को यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। ये प्रधानमंत्री बने रहे 2004 से लेकर 2014 तक। 10 ईयर्स का यहाँ पर इनका टेन्योर रहता है। इनके लीडरशिप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिनांस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और फिनांस मिनिस्टर से पहले क्या आप सभी लोग को पता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनका जन्म होता है 26 सितंबर 1932 गहा के अंदर, जो पंजाब में, स्पेशली आज के समय पर करेंटली पाकिस्तान में है। फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो यहाँ पर सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी भी यहाँ पर सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ब्रिटिश राज में। एजुकेशन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो इकॉनमी के अंदर में इनके पास में बहुत ज़्यादा एजुकेशन देखने को मिल जाती है। प्रोफेशनल करियर की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले जब इन्होंने अपना पूरा एजुकेशन पूरा किया, जिसमें बीए इकोनॉमिक्स में किया, एमए इकोनॉमिक्स में किया, डिफिल इकोनॉमिक्स में किया, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर में। देन उसके बाद में इनको धीरे धीरे करके इनका जो बेसिकली यहाँ पर माइंड सेट है, जिस तरीके से यहाँ पर इनका काम करने का तरीका था, जिस तरीके का इनका एक्सपर्टीज था इकोनॉमी के अंदर में, उसके आधार पे दोस्तों बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये सर्व करते हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर में 1966 से लेकर 1969 के बीच में एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर सर्व किया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर यहाँ पर इन्होंने काम किया।
फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया 1982 से लेकर 1985 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसीज को पूरी तरह से शेप करना, उसको चेंज करने में एक अहम रोल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। तो पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले यहाँ पर इनका इस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा, हमेशा से यहाँ पर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। देन उसके बाद में जब इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, देन उसके बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे 1991 में, ये वो समय था जब डॉक्टर सिंह जी को एज अ फिनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। वो भी हमारे जो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उस समय पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के अंडर में इनको एज अ फिनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बनते हैं 2004 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो यूपीए है, दैट इज़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस है ना, उनका जो अलायंस जो गठन है पूरा, वो यूपीए कहलाता है। तो यूपीए कोएलिशन को लीड किया, और आपको पता है जो गठबंधन की सरकार होती है उसको रन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सक्सेसफुली यहाँ पर ये रन कर पाए उस अलायंस गवर्नमेंट को, उस कोएलिशन वाली गवर्नमेंट को, और विक्ट्री भी यहाँ पर हासिल की। फिर इनके की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब ये प्रधानमंत्री थे तो कितने सारे यहाँ पर अचीवमेंट्स हासिल करे गए। इनके लीडरशिप के अंडर में ही नो डाउट इंडिया की कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, अराउंड 8% एनुअली, हर साल भारत 8% से ग्रो कर रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की यहाँ पर शुरुआत हुई। एक समय पहले हम लोग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स का अपनाते थे, यानी कि हमने ज़्यादा अपनी इकोनॉमी खोली नहीं थी, लेकिन इन्होंने ज़्यादा इकोनॉमी को वाइड किया, इकोनॉमी को ओपन किया दुनिया के सामने, जिसके बाद यहाँ पर ट्रेड हो पाया, बिजनेस करना थोड़ा आसान हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ोतरी मिली। फिर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे रिफॉर्म्स किए। फिर बात आती है सोशल वेलफेयर के बारे में। तो सोशल वेलफेयर की जब बात आती है तो आज हम लोग महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बात करते हैं। वो कब आई थी? 2005 में आई थी। वो इन्हीं के लीडरशिप के तहत आई थी। तो वो चाहे वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो या फिर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्यों ना हो, आरटीआई एक्ट, जिसके तहत आज गवर्नमेंट जवाबदेही होती है। आपको सरकार से कुछ पूछना है, आप आरटीआई के थ्रू फाइल करते हैं, तब यहाँ पे आपको वो जवाब मिलता है। ठीक है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो आरटीआई से भी डिफाइन होती है। और ये पर्टिकुलर एक्ट भी दोस्तों यहाँ पर इन्हीं के अंडर में लेकर आया गया। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के ऊपर फोकस किया गया। और दूसरी तरफ दोस्तों ये जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत गरीबी को कम करने के लिए काम किया गया। फिर बात आती है फॉरेन पॉलिसीज के बारे में। तो बहुत सारे उस समय पर इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ करती थी, उन कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने में भी ये माहिर थे। अमेरिका के साथ में रिलेशंस इन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्टेबल किए। इवन यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ 2008 में इसके प्रकार से साइन। तो जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस थे उसको भी यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे करके रिजॉल्व किया गया, वो भी इन्हीं के लीडरशिप के अंडर में। ये इनका पहला टर्म मैंने आपको बताया, जब ये प्रधानमंत्री बने 2004 के बाद यहाँ पे क्या हुआ। फिर उसके बाद जब इनका सेकंड टर्म था, क्योंकि 2009 में वापस इलेक्शन था, तो 2009 में यहाँ पर ये वापस से प्रधानमंत्री के तौर पर चुनकर आए। तो सेकेंड टर्म इनका 2009 से लेकर 2014 के आसपास रहा। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस इनके सामने आए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस किया काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन फिर बहुत सारे चैलेंजेस ये भी आया, 2G स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, CWG स्कैम, ये सब यहाँ पर इनके सेकंड टर्म में निकल कर आया है ना। उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। कंट्रोवर्सीज के बाद में जो गवर्नेंस है उसके ऊपर में सवाल उठने लगे कि गवर्नेंस सही नहीं है ना। जिसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों सीधा इसका जो इम्पैक्ट है वो 2014 के इलेक्शंस में देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट ही बदल गई थी। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड कंट्रीब्यूशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं 1991 के अंदर में, जब इन्होंने यहां पर क्या किया, चीज़ों को थोड़ा सा ओपन किया इकोनॉमी को। स्पेशली जो लाइसेंस राज हुआ करता था हर एक चीज़ के लेकर, वो लाइसेंस राज को यहां पर इन्होंने हटाने की कोशिश की, है ना। क्योंकि हर चीज़ में यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट लेना, इससे यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगा सकते थे। ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल था, आप चीज़ों को परचेज भी नहीं कर सकते थे। परचेज कर पाते, बाहर से कुछ मंगाते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो ये लिबरलाइजेशन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट किया इकोनॉमी के अंदर में। ट्रेड पॉलिसीज़ को जैसे मैंने आपको बताया और ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स के तौर पे यहाँ पर इन्होंने इंप्लीमेंट किया। फिर और भी ढेर सारी मेजर पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे जो यहाँ पर इनके अंडर में चुने गए। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल सिक्योरिटी में आपकी AMG नरेगा स्कीम, न्यूक्लियर डील की यूएसए के साथ में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये अभी हम दोस्तों डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर बात आती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो पद्म विभूषण से 2008 में इनको सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो उसे सम्मानित किया गया। और केवल पद्म विभूषण नहीं दोस्तों, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट अवार्ड से यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है।
ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साइट से भी यहाँ पर इनको बहुत सारे जो कह सकते हैं अवार्ड्स है वो मिले हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी के अंदर में या पब्लिक पॉलिसी के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल रहा है। फिर लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप पर्सनल लाइफ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने देखा होगा ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा स्पीच हुआ करता था कि आप एकदम से इम्प्रेस हो जाएंगे। इनका ऐसा यहाँ पर स्पीच देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम बोलते थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता था कि यहाँ पर कह सकते हैं उस समय के पीएम बोलते नहीं हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है। ठीक है, तो वही क्रिटिसिज्म, वही चैलेंजेस इनके सामने थे। बाकी जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आया, उसके जो एलिगेशन, उसके जो यहाँ पर आरोप लगते हैं कि भाई इनके गवर्नमेंट के अंडर में ही 2G स्कैम हुआ है, CWG स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल चैलेंज है वो बदल जाता है और इवन इंडिया की पॉलिटिक्स भी बदल जाती है, गवर्नमेंट बदल जाती है 2014 में। ये हम लोग अपने सामने देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि आने वाले समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने यहीं पर आपको बहुत ही क्लियर वे में बताई हैं। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जितना भी डिटेल दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, यही PDF आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में मिलने वाला है, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। हर एक आर्टिकल में प्रॉपर नोट्स बना के आपको दिए जाते हैं कि भाई इस आर्टिकल से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। PDFs का प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो वो निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। ये वीडियोस आप देखकर PDF को रिवाइज आराम से कर सकते हैं। और इस ग्रुप में डेट वाइज सारे PDF पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई पुराना टॉपिक सर्च करना है 10 महीने पहले, 5 महीने पहले का, वो भी आप पढ़ सकते हैं सर्च करके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कि ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन करोगे केवल आज से PDF मिलेगा। आज ज्वाइन करोगे पुराने सारे PDFs दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पुराना सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा। आपको खुद ये फील हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा यार कि कुछ दिनों में मेरा अमाउंट रिकवर हो गया, लेकिन बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट जो है वो है 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक करना, अच्छे से देखना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है, और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जैसे नंबर वगैरह है ना, मैंने पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया, आप देख पाओगे, PDF में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली खबर भी बहुत काम की है, और यहाँ पे ये जो खबर आपको दिख रही है दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ली गई है। ज़रूरी है क्योंकि आज द हिंदू में टॉपिक कम थे तो मुझे दूसरे सोर्सेस ऐड अप करने पड़े हैं। और ये काम के हैं, मैंने वो सोर्सेज ऐड किए हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। यहाँ से UPSC ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो वो भी आपके लिए काम का है, उनको सॉल्व कीजिएगा और यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में इंपैक्ट डालती हैं। और पहली चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं पे सिलेबस में लिखा है कि आपने केवल यही सोर्स फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए? नहीं। जब आप मंथली मैगजीन पढ़ने जाते हैं तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ आपको रियलाइज़ होती हैं, यार ये तो सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं केवल एक सोर्स को फॉलो कर रहा था। हाँ मुझे पता है आपके पास में टाइम नहीं होता है, बट जहाँ पे मान लो कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक जगह से आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, उसको यहाँ पर खोने मत देना। और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस डेली अपलोड होती हैं। और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि ये वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब जब मैं इसको अपलोड करूं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर के थ्रू विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन, बेस क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना। तो ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सेक्शन पे पब्लिश हुआ है, स्पेशली एक एज ए एडिटोरियल का काम करेगा। यहाँ पे हम एक गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं और उस स्कीम का नाम है PMSMY। कौन सी स्कीम है? PMSMY। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस योजना को लेकर दोस्तों कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं और बोला जा रहा है कि आज के समय पर जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको ये पेंशन्स क्यों नहीं मिल पा रही है, और दूसरी बात वो पेंशन्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्टिकुलर PMSMY स्कीम के अंदर में।
तो स्कीम क्या है, कैसे वर्क करती है तो पता चलेगा, लेकिन स्कीम कौन सी समस्याओं को फेस कर रही है दोस्तों, ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता रहा हूं 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन चुके हैं, दिखाऊंगा अभी आगे, डोंट वरी। चलिए अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है क्या। अब मैं आगे जब भी योजना का नाम लूंगा तो PMSMY बोलूंगा, है ना, बार बार यहां पर ये पूरा फुल फॉर्म बोलने में और ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, ये जो स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम, ये कब लॉन्च की गई थी, साल 2019 में यहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इस स्कीम का नाम पता ही चल चुका है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्कीम 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये सेंट्रली सेक्टर पेंशन स्कीम है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार सारा का सारा पैसा खर्च कर रही होती है, यहां पर भी केंद्र सरकार ही पैसा खर्च करेगी, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीजें हैं। फिर उसके बाद ये पता चल गया कौन सी स्कीम है, लेकिन क्वेश्चन यह है इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स। जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझ रहे हैं, जो यहाँ पर रेडी वाले हैं, है ना, जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, लेबरर आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर वर्कर देखने को मिलेंगे, जगह जगह पर ठेला लगाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले आपको ये मजदूर देखने को मिलेंगे, लेबरर्स देखने को मिलेंगे। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरी कोई पक्की नहीं है, बस खाली यहाँ पर रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कभी भी इनको हटा दिया जा सकता है, कोई सिक्योरिटी इनके पास में कुछ नहीं है। तो इन्हीं वर्कर्स को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी पैसों का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि जब ये बूढ़े होंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। अभी शरीर साथ दे रहा है तो काम कर रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, शरीर साथ नहीं देगा तो फिर क्या होगा। तो गवर्नमेंट यहां पर ये स्कीम लेकर आती है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद में गवर्नमेंट इनको पेंशन देगी, गवर्नमेंट इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स को। ये आपको इसका पर्पस समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है दोस्तों यहां पे हमारा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यही क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए वो स्कीम सेंट्रली सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है, उसका मेन पर्पस क्या है। तीसरा, वो कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस स्कीम को डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज के बाद में उनको मंथली पेंशन दी जा सके, ताकि उनका जीवन आगे बुढ़ापे में सही तरीके से कट सके। समझ रहे हैं। अब यहां पे बात आती है टारगेट ऑडियंस के बारे में, कौन सी ऑडियंस को उसको इसमें कवर किया गया है। ये जो स्कीम है ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले वर्कर्स को तो कवर करती है, लेकिन जो 18 से लेकर 40 साल के व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको कवर किया जाता है। इसमें आपके स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स भी हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। बाकी यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो कह सकते हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपए से कम है, या 15,000 रुपए या 15,000 रुपए से कम है, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाता है। उम्र यहाँ पे 18 से 40 होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर उम्र बढ़ाने की भी बात हो रही है, ऊपर आर्टिकल जो मैंने दिखाया था ना उसमें उम्र बढ़ाने की बात हो रही है कि इसको 50 कर दो, 18 से 50। लेकिन 18 से 40 या 50 तक के लोगों को इतनी उम्र में ये पेंशन थोड़ी देंगे। इस पर्टिकुलर एज में उनको थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करना है, सरकार को देना है। फिर इकट्ठा जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 40 से 50 साल बाद, जब शरीर साथ नहीं देगा काम करने के लिए, तब गवर्नमेंट मंथली बेसिस पे आपको वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो कहोगे इससे अच्छा सेविंग ना कर लूं, लेकिन सेविंग करने में वो फायदा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो वर्कर्स हैं वो महीने के 55 रुपए से 200 रुपए तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 55 रुपीज से 200 रुपीज आप गवर्नमेंट को जमा कर दो, और गवर्नमेंट उतना ही पैसा, आप जितने रुपए जमा करोगे गवर्नमेंट उतना उसमें ऐड कर देगी, तो गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रीब्यूशन को मैच कर देगी। तो धीरे धीरे करके वो फंड बढ़ता चले जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर एज बाद जो आपका पैसा इकट्ठा होगा, जो आपने डिपॉजिट किया होगा, वो आपको यहां पर मिल जाएगा एक पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होगा एक पेंशन फंड के अंदर में, वो हमारा कौन मैनेज करेगा, वो LIC मैनेज करने वाली है। तो दोस्तों ये यहां पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इस तरीके से काम करती है ना। क्वेश्चन यहां पर यह है इस पेंशन के बेनिफिट्स यहां पर क्या होंगे, चलिए थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं। यह स्कीम प्रॉमिस करती है कि 3,000 रुपए प्रति महीना प्रोवाइड करवाएगी। जब एक व्यक्ति यहां पर कह सकते हैं कि बूढ़ा हो जाएगा, अब काम करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसने कंट्रीब्यूट किया है, तो अब यहां पर क्या होगा, उस एज के बाद में उसको पैसा देना शुरू होगा।
ठीक है, 60 साल तक, मान लो 40 साल तक उसको पैसा जमा करना, क्योंकि अभी यहाँ पर एज एलिजिबिलिटी क्या है, 18 से 40 है। तो 18 से लेकर 40 तक की एज तक आप काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहिए गवर्नमेंट के पास में। अब 40 के बाद में जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप काम नहीं कर रहे हैं, तो जो भी पैसा आपने इकट्ठा किया है वो गवर्नमेंट आपको मंथली मंथली देता रहेगी। और 60 तक के जब तक नहीं हो जाते, जब तक आप 60 ईयर्स के नहीं हो जाते, तब तक आपको मंथली ये पेमेंट मिलती रहेगी। ठीक है, लेकिन सपोज यहाँ पे आपने पैसा जमा किया और 60 की उम्र से पहले उस व्यक्ति की जान चली गई, तो क्या इकट्ठा वो जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उसके परिवार को मिल जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये इकट्ठा लमसम अमाउंट नहीं दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर उस व्यक्ति का कोई जीवन साथी होगा तो उसको 50% जो ये पेंशन का अमाउंट जो उसका इकट्ठा हुआ है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से पेंशनर के बेनिफिट्स होंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम आर्टिकल ये पढ़ रहे थे कि इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं कि ये स्कीम सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है। ये बात किसने उठाई है? ये बात उठाई है दोस्तों खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, कि भाई यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, कुछ समस्याएं हैं इस स्कीम में जिसमें हमें सुधार करना होगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया, इस स्कीम की शुरुआत तो 2019 में हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया, एनरोल किया, लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ पे लोगों का एनरोलमेंट कम हो चुका है। लोग पैसा जमा ही नहीं कर रहे, जमा नहीं करेंगे गवर्नमेंट की फंडिंग कम हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो सरकार पैसा खर्च कर रही थी इस स्कीम के ऊपर में, वो पैसा भी उन्होंने कम कर दिया है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या जो पार्लियामेंट में खुद उठाई गई है दोस्तों, वो है परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल। इस स्कीम का मेन पर्पस पता है क्या था? कि साल 2023 तक लगभग 100 मिलियन जितने भी वर्कर्स हैं उनको यहां पर इस स्कीम के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। ये हमारा टारगेट था 2023 तक का, लेकिन हुआ क्या, 2024 तक भी केवल 5 मिलियन वर्कर्स ने ही एनरोल किया है। हमारा टारगेट था 100 मिलियन वर्कर्स तक का, लेकिन 5 मिलियन वर्कर्स ने केवल एनरोल किया। फिर हम लोग यहाँ पे आज के समय पर देश में देखेंगे अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स की, यानी इस तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जिनके लिए पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई है, उनकी संख्या लगभग 565 मिलियन के आसपास है। तो कहाँ 565 मिलियन के लिए हमने टारगेट बनाया है, और कहाँ आप देख पाओगे 5 मिलियन लोगों ने केवल एनरोल किया है, वो भी 2019 से लेकर 2024 तक के बीच में, इन 5 सालों के अंदर में। तो आखिरकार कुछ ना कुछ कमी होगी। कमी यह है, शुरू में दिलचस्पी आई लोगों की, बाद में कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से भी रिस्पॉन्स कम हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग में 2021-22 में यहाँ पे आप देखोगे तो सरकार ने इस स्कीम में लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को पैसा देने के लिए लगभग 324.3 करोड़ रुपीस अनाउंस करे थे कि इतने रुपए सरकार खर्च करेगी इस स्कीम में। लेकिन फिर यही दोस्तों एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम हो गया धीरे धीरे करके। 2023 और 24 में देखोगे तो ये अमाउंट कम हो गया। गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम थोड़ा सा कम खर्चेंगे, इसका बजट भी कम कर दिया गया। तो गवर्नमेंट फंडिंग कम हो रही है, लोगों का विश्वास उठ जा रहा है, ये स्कीम वर्क करेगी नहीं करेगी, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे एनरोलमेंट में काफी डिक्लाइनिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जो वर्कर्स हैं वो यहां पर कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। इस चक्कर में लोगों का विश्वास यहां पे धीरे धीरे करके इस स्कीम से जा रहा है। वही बात उठाई जा रही है कि भाई चैलेंजेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं। फिर बात आती है आखिरकार कारण क्या है? ये विश्वास जा रहा है, गवर्नमेंट यहां पर फंडिंग कम कर रही है, कोई कारण तो होगा। अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से स्कीम का पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला, तो क्या लिखोगे? तो PMSYM स्कीम जो है, इसका पहला रीजन है इसके पुअर परफॉर्मेंस के पीछे का, वो है इनकम इनस्टेबिलिटी। और ये सही बात भी है, क्योंकि ये सभी लोग जिनके लिए ये स्कीम वर्क कर रही है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो डेली यहां पर पैसा कमाना है, कभी कमाई हो पाती है, कभी इवन नहीं भी हो पाती, कभी बहुत कम भी हो पाती है। तो इनको 55 रुपीज से लेकर 200 रुपीज यहां पर मंथली सबमिट करना है। तो कई बार यहां पर वो उनकी इररेगुलर इनकम की वजह से इतना अमाउंट भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो इसका पेमेंट कर दें इस स्कीम के अंदर में मंथली आधार पर। तो ये भी एक समस्या है कि भाई लोगों के पास में इनकम को लेकर इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा रीजन है दोस्तों इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। पैंडेमिक की वजह से लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नो डाउट काफी ज्यादा बदतर हुई हैं, जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे जो वर्कर्स, बहुत सारे लोग काम जो शुरू कर चुके थे उनका काम भी ठप हो गया। तो लोग यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं इस स्कीम में, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का इंपैक्ट उन पर देखने को मिला। ठीक है, फिर बात आती है लैक ऑफ अवेयरनेस। देखिए, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर मात्रा में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। क्योंकि आप किसी स्कीम के अंदर में एनरोल करेंगे, वो भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर में, और आपको वहां पे फंडिंग करनी है, यानी थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करना है, गवर्नमेंट उधर से कंट्रीब्यूट करेगी, लंबे लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्कीम तैयार है, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो काफी वर्कर्स के पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, या काफी लोगों को इस स्कीम की अवेयरनेस ना होने की वजह से, क्योंकि उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो इसकी लिमिट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है।
और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों को इस स्कीम के बारे में नहीं पता होगा। तो अवेयरनेस, जो जागरूकता है स्कीम को लेकर बहुत कम है, तो इस चक्कर में इसकी जो रीच है वो कम है। समझ रहे हैं? फिर बात आती है यहाँ पर एग्जिस्टिंग पेंशन ऑल्टरनेटिव्स। ये जो यहाँ पर कह सकते हैं दूसरी स्कीम्स भी हैं पेंशन वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने भी अनऑर्गेनाइज वाले लोग हैं उनको दिया जा रहा है। अब उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स पहले भी काम कर रही हैं भाई। अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, और ऐसी वेरियस स्कीम्स ऑलरेडी काम कर रही हैं जो ऐसे लोगों को पेंशन दे रही है। तो भाई ऐसी स्कीम्स पहले भी हैं, दूसरी स्कीम्स आप और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन रहता है, सोचते हैं भाई वही स्कीम है, नाम बदल गया है, या ये इन स्कीम्स में ओवरलैप हो जाता है, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है भाई किस में एनरोल करें किस में एनरोल ना करें, वो चूज ही नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है दोस्तों। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आज के समय पर इस PMSMY स्कीम का परफॉर्मेंस आज के समय पर पुअर कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। फिर इसी के आधार पर कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि हमें यहाँ पे इस प्रकार से ये सुधार करना पड़ेगा। अब सर वो रिकमेंडेशन क्या है, जरा इसको सुनिएगा। रिकमेंडेशन में पहला ये बोला गया, आप एज को एक्सपैंड कीजिए, क्योंकि आपने जो यहाँ पर एज रखी है वो क्या रखी है, आपने एज यहाँ पे रखी है 18 से लेकर 40, 18 से 40 तक का जो व्यक्ति है बेसिकली वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसको 40 से बढ़ाकर आप 50 क्यों नहीं कर देते, इसको 50 कर दीजिए। ये बात यहाँ पे बोली गई कि भाई इसको 40 ईयर्स से 50 ईयर्स कर दो, ताकि इसमें और ज़्यादा जो बूढ़े लोग हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनको कवर किया जा सके। ठीक है, ज़्यादा लंबी उम्र तक व्यक्ति यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेगा। और दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी समस्या जैसे हम ये देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे दूसरी योजना है उनके साथ में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो भाई जितनी भी पेंशन वाली योजना है सबको एक साथ मिला दो, क्योंकि अभी आपको हर एक पेंशन योजना के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से खर्चा करना पड़ता है। तो आप PMSMY जो स्कीम लेकर आए, आप कैसे इसको परफॉर्म करवा पाएंगे? तो इससे अच्छा चाहे वो अटल पेंशन योजना हो या फिर आपका प्रधानमंत्री लागू व्यापारी मानधन योजना हो, इन सबको आपस में मिला दो, कवरेज अच्छा हो पाएगा, आप अच्छा अमाउंट वर्कर्स को प्रोवाइड करवा पाएंगे, एक ही स्कीम रहेगी, लोगों में जागरूकता ज़्यादा रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। फिर उसके बाद में कुछ और सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया। वो सोल्यूशन है दोस्तों आपका ई श्रम पोर्टल, है ना। आज एक वेबसाइट बनी हुई है ई श्रम पोर्टल की, जिसमें ऑलरेडी लगभग 305 मिलियन वर्कर्स का डेटा आज के समय पर प्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पर उस डेटा का इस्तेमाल कीजिए, अपने स्कीम को उस ई श्रम पोर्टल पर इंटीग्रेट करो, लोगों को यहाँ पर उसके बारे में जागरूकता फैलाओ। जब आपके पास में डेटा है तो इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। फिर बात आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। सब्सिडी को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो वर्कर्स हैं दोस्तों, जो यहाँ पर अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो उनकी थोड़ी सी मदद कर दो आप किसी तरीके से। ठीक है, स्पेशली लो इनकम वर्कर्स की हेल्प कर दो कि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। कंट्रीब्यूशन मंथली अगर कर पाएंगे तो आप स्कीम में उनका पैसा आ रहा है तो आगे भविष्य में भी उनको फायदा मिलेगा। फिर बात आती है अवेयरनेस कैंपेन की। भाई सबसे बड़ी चीज़ है, जागरूकता फैलानी ज़रूरी है, और जागरूकता के साथ साथ यहाँ पे कोशिश करना कि इस स्कीम को लेकर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जा सके, ताकि वर्कर आराम से हर चीज़ को समझ सके और कैसे एनरोल करना है उस प्रोसेस को आसान कर दो। जितना चीज़ें आसान रहेगी, क्योंकि आज क्या होता है, आज हमारा दिमाग चीज़ों को, आसान चीज़ें जो है उसको ज़्यादा अडॉप्ट करता है। अभी क्या है, कोई पर्टिकुलर स्कीम आई है, मान लो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आप परेशान हो जाओगे, यार क्या क्या बनवाना पड़ेगा, छोड़ो, इससे अच्छा क्या करना। जब आपको पता है कि यहाँ केवल 2 चीज़ें चाहिए होंगी, यार जाके हम अप्लाई कर सकते हैं, तो दिक्कत क्या है ना। तो आपको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने जरूरी हैं, जिससे यहाँ पर इस स्कीम के बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मिल देंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर उठाई है हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात आती है दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात ही कर रहे थे, तो इसका आखिरकार रोल क्या होता है, रोल ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी। ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी का भी एक पोर्शन जोड़ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, कि जितनी भी सरकारी स्कीम है या जितनी भी सरकारी पॉलिसीज हैं उनको ओवरसी करना, उनके ऊपर निगरानी रखना। अब PMSMY स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करेंगे, तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस किया और ये पता लगाया कि हाँ भैया, इस स्कीम में काफ़ी सारी खामियां हैं, ये स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तभी तो हमें पता चला। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का यहाँ पे एक अहम रोल है कि गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है दोस्तों, ये हमारी परमानेंट बॉडीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर में, ध्यान में रखिएगा, ये परमानेंट बॉडीज होती हैं। और इनका मेन काम क्या है, कोई बिल आया है उसको एग्जामिन करना, कोई नई पॉलिसी आई है उसको यहाँ पर स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज मतलब बेसिकली यहाँ पर उसका अच्छे से चेक करना, देखना क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर उसके आधार पर रिकमेंडेशन देना, है ना, अपने सुझाव देना कि हम यहाँ पर ऐसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं,
ताकि उस पॉलिसी को और इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। फिर एक और रोल आता है, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती हैं। नेसेसरी क्यों होती हैं? क्योंकि यही कमिटीज़ हैं जो कि आज के समय पर हमारा जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसको इंप्रूव कर रही होती हैं, है ना। अब इस कमेटी में जैसे आपका डिपार्टमेंटल कमिटीज़ भी आती हैं। अब डिपार्टमेंटल कमिटीज़ को अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं अलग अलग मंत्रालय को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो PMSMY स्कीम की हम जो बात कर रहे हैं, तो इस SYM स्कीम के अंदर में जो ये मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री को काम सौंपा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये इस मंत्रालय के अंडर में आती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की कमिटीज को सौंप दिया जाता है। और ऐसे यहां पर हमने ये वाला स्कीम, लेबर वाला स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को सौंप दिया कि भाई आप यहां पर चेक कीजिए। तो ये काम है पार्लियामेंट्री कमेटी का, इस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना। अब एग्जाम के लिए दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो पता है क्या है? वो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर में कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है ना। क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार भारत में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का कितना पॉपुलेशन है, यह भी तो जानना जरूरी है। तो ये वर्कर्स का सेक्शन दोस्तों बहुत ज्यादा बड़ा है और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एक अप्रूवल दिया गया है, उनको डिफाइन किया गया है एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एक कानून है जिसका नाम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ठीक है, जिसमें आपके होम बेस्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, वेज वर्कर्स, ये सभी लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्कर्स आज के समय पर PMSY स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि रेगुलर इनकम नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू की वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो वैसे मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, कंक्लूजन आपको अपना लिखना पड़ेगा। ये चीजें मैंने वैसे बना के दे दी हैं आपको। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा मतलब कि डिटेल से पढ़ा है। देखो यार, UPSC के एग्जाम में डिटेल से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार काफ़ी ज़्यादा बारीकी से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि ये जो स्कीम्स है या जो भी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिल रहा है करंट अफेयर्स का मोस्ट पावरफुल पैटर्न के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पीछे आप इमेजिन करो कितना सारा रिसर्च लगा होगा, कितना डेटा, केवल एक वेबसाइट से डेटा नहीं है, रिसर्च का पावर बहुत ज़्यादा है। इतना सब चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा करके दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड यहाँ पे एक PYQs आपको यहाँ पे कह सकते हैं कंपाइल करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो थोड़ा समय लगा, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़, ये एनालिसिस ऐसा है कि UPSC और स्टेट PSC को तो प्योरली टारगेट करेगा, मैं उसी के लिए पढ़ाता हूँ। लेकिन जितने भी दूसरे एग्जामिनेशन है दोस्तों, यहाँ पे सभी जगह पे आपको ये हेल्प करने वाला है। हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है इन वीडियोज़ के अंदर में। ठीक, चलिए अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना UPSC ने पूछा था 2016 में, एक क्वेश्चन ये पूछा है और 2016 में ही दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको एक स्कीम पढ़ाई है, वो इस स्कीम से रिलेटेड है, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका मेन पर्पस क्या है? 2016 में यह सवाल पूछ लिया गया, इसका पर्पस क्या है ये पूछा गया। अब क्या है दोस्तों, वैसे अगर आपने योजना पढ़ी होगी तभी तो पता होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। इसका पर्पस यही है कि छोटे छोटे जितने भी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना। तो यहां पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। फिर ऐसी दोस्तों यहां पर आपका अटल पेंशन योजना वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। अब अटल पेंशन योजना जो है, एक बार यार ऊपर वाले आंसर को चेक करना, मेरे हिसाब से सही है या नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो सही होगा। चलो अभी फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा वाला, तो यहाँ पे अटल पेंशन योजना के बारे में दोस्तों आप लोगों से सीधा सीधा पूछ लिया गया। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर यह है, एक सेकंड यार क्या हो रहा है, कि अटल पेंशन योजना को लेकर यहाँ पे आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपके सामने सवाल है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि ये इस योजना को लेकर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1 and 3 ओनली, ठीक है। 1 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब 1 and 3 यहाँ पर पहला क्या है कि भाई एक मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम। आप देखिए अटल पेंशन योजना ये भी एक पेंशन स्कीम है, नहीं है, पेंशन स्कीम है। और जो हमने अभी पढ़ा है वो भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पेंशन स्कीम है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो
अब देखिएगा पेंशन स्कीम के साथ साथ यहाँ पर तीसरा वाला कि ये जो पेंशन है ये प्रोवाइड करवाया जाता है, सेम अमाउंट ऑफ पेंशन ये दी जाती है जीवन साथी को उनके डेथ के बाद में, जिसने यहाँ पर ये पेंशन मिल रहे थे, जिसको फ़ायदा मिल रहा था उसकी डेथ हो गई मान लो, तो यहाँ पर उसके जीवन साथी को यहाँ पर ये पेंशन मिल जाएगी। लेकिन जो अभी हमने पढ़ा है PMSMY, उसमें पूरी नहीं 50% पेंशन मिलेगी, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से ये पहला वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक, बाकी इसका चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका जो मेन पर्पज़ है ना, यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुद्रा योजना है ना ये, तो इसका मेन पर्पज़ वही था कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों यही आंसर सही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको पता होगा कल भी हमारे न्यूज़पेपर में लगभग 4 से 5 आर्टिकल्स थे जो बेसिकली 2004 की सुनामी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज मैं दोस्तों आपको सुनामी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा और ये टॉपिक इस वजह से GS पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जब 2004 में सुनामी आई थी तो इंडिया में क्या सिनेरियो था और हमने कितना इंप्रूवमेंट किया है, उसको लेकर दोस्तों ये कल एडिटोरियल पब्लिश हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, एडिटोरियल आप देख सकते हैं। द लेसन्स फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज 2004 इंडियन ओशन सुनामी को लेकर यहाँ पर यह आर्टिकल था। और ऐसे बहुत आर्टिकल थे, कल मैं डिटेल से लेकर आया था बट मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। आज बताता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स के साथ में, जितना बता रहा हूँ उतना यहाँ पे पढ़ के जाना है, स्पेशली इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर। तो 2004 की जब बात करते हैं, 2004 को हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, ये इंडिया के लिए कोई सही साल नहीं था। इंडिया के लिए, इंडिया के आसपास के पड़ोसी देशों के लिए जो स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर में प्रेजेंट है, इनको एक बड़ी समस्या फेस करनी पड़ी थी, वो थी सुनामी। अभी तक की इतिहास में इतनी भयंकर सुनामी भारत ने फेस नहीं की थी जो 2004 में आई थी, एक बड़े भूकंप की वजह से। क्योंकि सुनामी जो आती है वो भूकंप की वजह से आती है। समुद्र के नीचे जब जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स में जब यहाँ पे मूवमेंट्स होता है तो उससे कह सकते हैं भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। और अर्थक्वेक्स जितना ज़्यादा मैसिव होगा उतनी भयंकर सुनामी लेकर आएगा। सिंपल है। अब दोस्तों सुनिएगा, 26 दिसंबर 2004 की बात है, आज 27 दिसंबर है तो कल 26 दिसंबर था, है ना। तो कल कुछ यहाँ पर कह सकते हैं जो पर्टिकुलर ईयर्स है वो यहाँ पर बीत चुके हैं इस पर्टिकुलर केस को। तो हुआ क्या है कि एक पावरफुल अंडर सी अर्थक्वेक आया था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन ओशन के अंदर में जो नीचे प्लेट्स प्रेजेंट है, यार देखो मैं ना टेक्टोनिक प्लेट्स वाला फोटो नहीं लेके आ पाया, मुझे याद था लेकिन मैं फिर भी फोटो को यहाँ पे लगा ही नहीं पाया। फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो पृथ्वी के नीचे आपस में मूव करती रहती हैं, मूवमेंट अलग अलग होता है। कॉन्वर्जेंट आप समझ रहे हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में आती हैं, कुछ टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में से एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो वो डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आगे सुनिएगा कि ये अर्थक्वेक जो आया था ये इंडियन ओशन के अंदर में जो सुंडा ट्रेंच है वहां पे आया था। ये ट्रेंच यानी ये दरार कहां पर है दोस्तों, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और बर्मा माइक्रो प्लेट है। और ये ना क्या होता है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बर्मा माइक्रो प्लेट, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, ठीक है। और ये जो प्लेट्स हैं इनमें खतरनाक मूवमेंट हुआ, जिस खतरनाक मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, भूकंप आया। और जो भूकंप आया था उसका मैग्नीट्यूड बहुत मैसिव था। ये लगभग 9.1 से लेकर 9.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप था दोस्तों। अभी तक का मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक यहां पर रिकॉर्ड किया गया इंडियन ओशन के नीचे। और ऐसा भूकंप आया जब समुद्र के नीचे, ऑब्वियस सी बात है, उससे यहां पर यह सुनामी बनी। और ये सुनामी में डिजास्टर मचा दिया भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में। और जैसे मैंने बोला कि इतिहास में ये केवल अकेला ऐसा अभी तक का अर्थक्वेक नहीं है। वैसे 2004 में आया था, लेटेस्ट तो यही है, लेकिन उससे पहले चिली के अंदर में 1960 में भयंकर अर्थक्वेक आया था, 9.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जिसके बाद यहां पर दोस्तों कह सकते हैं तबाही मची चिली में। अलास्का का 1964 का अर्थक्वेक भूला नहीं जा सकता, 9.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया अर्थक्वेक की बात। फिर आती है ज्योग्राफिकल इंपैक्ट। जब मैं ज्योग्राफिकल इंपैक्ट की बात करता हूं तो ये सुनामी जो आई, इस सुनामी की वजह से कौन कौन से देशों को नुकसान पहुंचा, स्पेशली इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स, मलेशिया, सब आसपास के पड़ोसी देश हैं। इस सुनामी का इंपैक्ट इन सब देशों में पड़ा। इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा। इवन हमारा जो कार निकोबार आइलैंड है दोस्तों, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड वहीं जस्ट बीच में प्रेजेंट है, वहां पे तो बहुत तबाही मची। निकोबार में अगर हम देखेंगे स्पेशली तो इंडियन एयरफोर्स के बेस जो थे दोस्तों वो पूरी तरह से तबाह हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। 14 से ज्यादा देश ऐसे थे जिन पे इस सुनामी का भयंकर इंपैक्ट पड़ा, काफी सारे लोगों की जान गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ।
फिर बात आती है डेथ एंड डिस्प्लेसमेंट की। तो डेथ टोल को अगर आप देखेंगे तो 2,27,000 लोगों की जान गई थी इस डेडलीस्ट सुनामी की वजह से इतिहास में। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे क्योंकि अब सुनामी आई है, डिस्ट्रक्शन मचा है, तो भयंकर तबाही हुई थी। लगभग 1.7 मिलियन लोग ऐसे लोग थे जिनको डिस्प्लेस किया गया, उनके एरिया से हटाया गया। हजारों फैमिली ने अपने घर खो दिए, उनका रीजन पूरी तरह से इम्पैक्ट हुआ। यह हालत हो चुकी थी 2004 के सुनामी में। फिर बात आती है कि इसका असर सोलली इंडिया पे क्या पड़ा। इंडिया भी यहां पर दोस्तों इसका एक बड़ा शिकार बना इस सुनामी का। स्पेशली हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, तमिलनाडु वाला रीजन है, बुरी तरह से हिट हुआ और अंडमान निकोबार आइलैंड यहां पे पूरी तरह से तबाह हो गया था, क्योंकि ये अंडमान निकोबार आइलैंड के जस्ट पास में ही उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। एपिसेंटर समझ रहे हैं, जहां पे पृथ्वी के नीचे वो अर्थक्वेक बना, जिस टेक्टोनिक प्लेट में जिधर वो अर्थक्वेक बना उसके जस्ट पॉइंट के, और जितना एपिसेंटर वाला हिस्सा, जो भी चीज एपिसेंटर के पास में रहेगी वहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और वही अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ। फिर इससे पहले जो सुनामी आई है, भारत ने इस प्रकार के ऐसे मैग्नीट्यूड की सुनामी हैंडल नहीं की है, यह हमारे पास में हमको देखने को भी नहीं मिली है। ऐसी सुनामी अगर आई थी तो वो 1881 में आई थी, लार्ज अर्थक्वेक की वजह से निकोबार में। फिर या फिर आई थी कराकोटा इरप्शन की वजह से। तो ऐसी सुनामीज हैं, लेकिन वो माइनर थी, उन्होंने कोई ज़्यादा डैमेज नहीं किया था। लेकिन 2004 वाली सुनामी, ये दोस्तों जानलेवा साबित हुई भारत के लिए। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो हमारे इस आर्टिकल में भी प्रेजेंट है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा और भारत ने इस सुनामी से क्या सीखा, आखिरकार क्या तैयारी की। वहां पे उस समय पर तो हमें अंदाजा नहीं था कि भाई ऐसी तबाही भी हमारे सामने आ सकती है, तो हमारी कोई ज्यादा तैयारी थी नहीं। लेकिन अब जो है हमने बहुत सारी चीजें दोस्तों सीखी हैं उस सुनामी से, और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, तो उन स्टेप्स के बारे में जानना है जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया 2004 में सुनामी आई, उससे पहले हमें नहीं पता था, तो हमारी तैयारी वैसी थी नहीं, क्योंकि उससे पहले सुनामी वाला खतरा 1881 में और 1883 में आया था, और वो थोड़ा बहुत था। तो भारत ने कभी अंदाजा लगाया नहीं था कि ऐसी बड़ी सुनामी आ सकती है भारत के ऊपर में, ऐसी बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन 2004 में हुआ ऐसा, क्योंकि समय या नेचर को कोई टाल नहीं सकता, नेचर की पावर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन 2004 की जो यहां पर पूरा सुनामी का पूरा डिजास्टर हुआ, उसके बाद दोस्तों इंडिया ने ढेर सारे स्टेप्स उठाए। यह मांग उठने लगी कि इंडिया को एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, कि ऐसा डिजास्टर का जो भी रिस्क होता है उसको हम कम से कम कर सकें, ऐसी रणनीति हमें चाहिए। और इंडिया ने ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स किए अपने डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में, स्पेशली जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोस्टल मैनेजमेंट है, रेजिलियंस बिल्डिंग है, इसके अंदर में ढेर सारे सुधार करने शुरू किए गए। ठीक है, और ढेर सारे सुधार करते करते दोस्तों हम लोगों ने ढेर सारे जो अचीवमेंट्स है वो भी हासिल किए हैं। वो अचीवमेंट्स क्या है, जरा ये देखिएगा। अब क्वेश्चन यही है कि भारत के वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं 2004 के बाद जो इंडिया ने शुरू किए, और उसमें अपना कह सकते हैं एक बड़ा सक्सेस हासिल किया। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, अपना इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर तैयार किया। तो ये जो सेंटर दोस्तों तैयार किया गया था, इसको साल 2007 में एस्टेब्लिश किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम क्या है, नाम से पता चल रहा है कि भारत की जो सुनामी है इसको लेकर अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करवा देना। वैसा हमने पूरा सेंटर बना दिया। अब इसका मेन काम यही था कि भाई जो भी समुद्र वाले सेक्टर हैं उनको पूरी तरह से मॉनिटर करना, मॉनिटर करने के बाद में कोई सुनामी आती है तो तुरंत यहां पर इसके बारे में अर्ली वार्निंग्स प्रोवाइड करवाना। तो ऐसा सेंटर जो है ये क्या इस्तेमाल कर रहा था, कैसे पता लगा सकता है ये सुनामी के बारे में। तो दोस्तों यहां पे इस सेंटर में जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें सेस्मोलॉजिकल स्टेशन बनाए गए, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, टाइडल स्टेशन, ये सब चीजें बनाई गई ताकि समुद्र में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मॉनिटर किया जा सके, है ना। अर्थक्वेक्स को मॉनिटर करेंगे तो यहां पर हम, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम लोगों की जान बचा सकेंगे। दूसरा कदम जो भारत ने उठाया वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडिया 5वां देश बना पूरे दुनिया में जिसने अपना एडवांस सुनामी वार्निंग सिस्टम अपने देश में ही सेटअप कर लिया, और वो है दोस्तों इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, IOTWS। इसको तैयार किसने किया था, इसको तैयार यहां पर इसी ITEWC ने किया था, यानी ऊपर जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर है, इसने यहां पर एक पूरा सिस्टम बना के तैयार कर दिया। और ये इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें 150 सेस्मिक स्टेशन तैयार करे गए, डीप ओशन असेसमेंट करने लगे, है ना, समुद्र की गहराई को यहां पर और ज्यादा परखने लगे, जांचने लगे, जिसके बाद यहां पर ढेरों स्टेप उठाए जाने लगे, और हम प्रॉपर तरीके से सुनामी को आज मॉनिटर करते रहते हैं, उस पर नजर रखे रहते हैं। स्पेशली ओशन के नीचे जो भी हलचल हो रही है उसको यहां पर मॉनिटर किया जाता है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम यहां पर लाया गया, सुनामी अलर्ट्स को यहां पर लेकर आया गया, ऐसी चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस करी गई धीरे धीरे। और दुनिया भर में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए।
इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन जो है यूनेस्को के तहत, ये जो बॉडी है, इसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दुनिया भर में 2004 के बाद में सुनामी को लेकर जागरूकता फैलाने में, क्योंकि 2004 की घटना हम नहीं चाहते थे दोबारा कभी दोहराई जाए, या दोबारा कभी किसी के साथ हो, या इतना बड़ा डिजास्टर हो, इतने हजारों लोगों की जान जाए। तो इंटरनेशनल बॉडीज भी लग गई थी दुनिया भर को बताने के लिए कि भाई सुनामी को लेकर ज्यादा से ज्यादा आप वार्निंग सिस्टम को लगाइए। अब क्या होता है, ये तो यहाँ पे दोस्तों तैयारी हो गई जो भी बॉडीज वगैरह हम लोगों ने बनाई, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के बेसिस पे भी ढेर सारे एडवांसमेंट्स करे, ये आपको पता है। जैसे एडवांसमेंट्स में सबसे पहले सुनामी मॉडलिंग को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। जो हमारा सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में इंप्रूवमेंट्स करे, नए नए एल्गोरिथम सेटअप करे गए, नए नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपग्रेडेशन किया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपके सामने यह है कि भाई जो ब्रायन एटवाटर हैं, इनके थ्रू बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, दूसरे रिसर्चर्स ने ढेर सारे एफर्ट्स लगाए ताकि जितने भी पुरानी सुनामी आई है उसको लेकर डेटा इकट्ठा किया जाए, उसको लेकर अपनी तैयारी को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें। और बहुत सारे रीजन्स ऐसे जो आज के समय पर प्रॉब्लम्स में है, चाहे वो अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाए, वो महाबलीपुरम हो जाए, उस पर हम लोग थोड़ा निगरानी बना के रखने लगे। फिर बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी थी दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट्स, क्योंकि तमिलनाडु वाले रीजन को बुरी तरह से हिट की थी वो सुनामी। तो जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स प्रेजेंट थे उनको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया। तमिलनाडु में एक प्लांट है जिसका नाम है कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट। 2004 की सुनामी के बाद यहाँ पे पानी घुस गया था, तो थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से चला दिया गया था। अच्छा हुआ कोई डिजास्टर नहीं क्रिएट हुआ। एक बार फुकुशिमा जापान वाला पता है ना कितना भयंकर डिजास्टर हुआ था, वो भी सुनामी की वजह से हुआ था। वैसा कुछ नहीं हुआ भारत के साथ में, ये अच्छी चीज़ है। फिर बात आती है कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे कैंपेन चलाने शुरू कर दिए, लोगों को एजुकेट किया इसके बारे में, स्पेशली तट पे रहने वाली जो पॉपुलेशन है समुद्र किनारे, उनको यहाँ पे बताने लगे। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, भाई सुनामी आएगी तो कैसे तैयारी की जाएगी, कैसे भागा जाएगा, वो सब प्रोसीजर्स हम लोगों ने अपनाने शुरू किए। समझ गए? तो उसके बाद दोस्तों सुनामी को रोकने के लिए जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को भी इंट्रोड्यूस किया, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बनाई। और गाइडलाइंस के अंदर में ये चीज़ें सेट कर दी कि भाई यहाँ पर सुनामी आती है तो ये चीज़ें आपने फॉलो करके चलनी होगी। और इन गाइडलाइंस में ये क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, कि भाई इन्होंने ये बोला भारत का जो कोस्टल रीजन है, क्योंकि भारत लगभग 7,500 से ज़्यादा बड़ी किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है समुद्र के साथ में, तो हमारे पास में सुनामी वगैरह का जो रिस्क है वो बना रहता है ना। तो स्पेशली हाई रिस्क जोन में यहाँ पर जो आता है वो अपना अंडमान निकोबार आइलैंड है और तमिलनाडु है, तीसरा उड़ीसा कोस्ट है। ये 3 रीजन है जो हाई रिस्क जोन में आते हैं। तो यहाँ पे लगातार निगरानी रखना, लगातार इवैल्यूएशन करते रहना कि भाई ऐसा इंसिडेंट कभी इतनी बड़ी तबाही भविष्य में ना मचा सके। तो पहली गाइडलाइन ये आई। दूसरी, अर्ली वार्निंग सिस्टम। दुनिया भर में मल्टी चैनल अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर दिए गए। हमने SMS, रेडियो, टेलीविजन का यहाँ पे यूज़ किया। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया गया ताकि अपने कोस्टल एरियाज को सेफ रखा जा सके, सस्टेन रखा जा सके। जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही थी समुद्र के किनारे, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, उनको दूर भेजा गया कि भाई थोड़ा दूर यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, है ना। इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए गए ताकि सुनामी वगैरह आती है तो दूसरी जगह पे लोगों को तुरंत शिफ्ट किया जा सके, इमरजेंसी शेल्टर्स में पहुंचाया जा सके। ये हमारा मेन पर्पस था, क्योंकि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि सुनामी प्रोन एरियाज भारत में वो कौन कौन से, यानी कि भारत में वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पे सुनामी का सबसे बड़ा डर रहता है। मैंने आपको बताया ना, भारत की जो बाउंड्री है वो 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो समुद्र के साथ में लगती है। हमारे पास में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, पूरा इंडियन ओशन है। तो वल्नरेबिलिटी यानी जो खतरा है वो भी ज्यादा रहता है सुनामी का। लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 5,700 किलोमीटर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, भारत का जो तट वाला हिस्सा है, वो आज के समय पर वल्नरेबल है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे साइक्लोन सुनामी अक्सर आती रहती है। और मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स कौन कौन से, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है, ये 3-4 रीजन्स ध्यान में रखेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु एंड केरला कोस्ट, फिर उसके बाद ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये वो रीजन्स है जहाँ पे खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। अब वे फॉरवर्ड यही है कि भाई यहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं उन्हीं चीज़ को यहाँ पर आपने फॉलो करना होगा। ठीक, अब देखिए, सोचोगे ये भी सर आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है, ज़रूरी है। फिर बोल रहा हूँ ज़रूरी है क्योंकि ये देखो यूपीएससी ने 2021, 2020 एंड ये भी यार किसी पर्टिकुलर ईयर का है, ईयर कहाँ गया, 2017, 2020, 21, 3 साल में लगातार मेंस के अंदर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक कवर करवाया है। जैसे यहाँ पर आप बताइए इंडिया अर्थक्वेक्स को लेकर कितने हैजार्ड्स को फेस करता है, एग्जाम्पल दीजिए क्या क्या डिजास्टर आए अर्थक्वेक की वजह से, है ना। क्या क्या मैनेजमेंट इंडिया ने यहाँ पर किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में। दिसंबर 2004 की सुनामी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए
कि भाई वो 14 देश थे जिसके ऊपर में बुरा असर पड़ा था, तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे सुनामी के पीछे, उसके बाद क्या क्या गाइडलाइंस आई एनडीएमए की। तो आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो इतना कंटेंट तो आपको दिया जा चुका है कि आराम से आप 250 शब्दों का आंसर भी इसी कंटेंट से लिख सकते हैं। कुछ नहीं, बस खाली रेगुलर पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा कंटेंट ज़्यादा रहता है मुझे पता है, लेकिन रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं करोगे, आप वीकली तो रिवीजन कर सकते हैं ना एक बार, मुझे पता है पीडीएफ थोड़ी लेंथी हो जाती है दोस्तों, लेकिन फिर अगर छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ के भी निकल जाओगे, या एक ही आर्टिकल को लंबा लंबा खींच के मैं 3 आर्टिकल पढ़ा के निकल जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं होगा यार। अब देखो, जैसे नीचे वाला अगला वाला आर्टिकल है, एविएशन फ्यूल के बारे में बात करता है, और इसी साल 2024 के अंदर में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर क्वेश्चन बन गया था। बना ही नहीं बना, चेक करो प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहां पर आपके सामने है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। अभी हम लोगों ने ये देखा कि मेंस में यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं सुनामी वाले आर्टिकल से रिलेटेड। अब देखिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपके सामने है, Which of the following is true about the 2004 Indian Ocean earthquake and the tsunami? इन चारों बातों में से वो कौन सी बात सच्ची है जो 2004 वाले इंडियन ओशन अर्थक्वेक और सुनामी से रिलेटेड है? पहला, कि ये जो ओशन है, ये जो सुनामी है दोस्तों, ये पैसिफिक ओशन रीजन में आई थी, गलत। हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं और पैसिफिक ओशन में सुनामी आई थी, पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। दूसरा, यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था, जो भूकंप आया था, वो 8.6 मैग्नीट्यूड का नहीं, 9.3 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे अर्थक्वेक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बी भी हमारा गलत है। तीसरा, ये जो अर्थक्वेक है दोस्तों, ये सुंडर ट्रेंच पर देखने को मिलता है, जहां पे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो नीचे जा रही होती है बर्मा माइक्रो प्लेट के। तो इन दोनों प्लेट का जो टकराव हो रहा है, जहां पे मिल रही है, वहीं पे सुंडर ट्रेंच बनता है, यहीं पे अर्थक्वेक आया था। ये सही बात है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। मैं फोटो लाना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी ध्यान रख लेंगे। और फिर उसके बाद 2004 की जो सुनामी आई थी, क्या इसने केवल इंडिया और इंडोनेशिया को इंपैक्ट किया था? नहीं, श्रीलंका और भी कितने सारे यहाँ पर कंट्रीज जिसके ऊपर में बुरा असर पड़ता, 14 नेशंस को यहाँ पर पूरी तरह से इंपैक्ट किया था। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। अगली खबर बहुत ही ज़्यादा काम की है, और ध्यान में रखिएगा, ये जो खबर है ये हमारी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर में। प्राइवेट एविएशन इज रिलीजिंग मोर दैन इट्स फेयर शेयर ऑफ एमिशंस। पूरा एक लंबा चौड़ा एडिटोरियल है, आर्टिकल है, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट होते हैं, क्योंकि एविएशन की बात हो रही है, यानी एरोप्लेन्स की, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एविएशन वर्ड में आगे भी यूज करने वाला हूं। तो यहां पे बोला यह जा रहा है कि आज भारत में भी बहुत सारे प्राइवेट जेट बढ़ रहे हैं, अमीर इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में पैसा है, अपना खुद का प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं। तो जितने ज्यादा मिलियनर बनेंगे उतने ज्यादा प्राइवेट जेट्स इंक्रीज होंगे। वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है भारत के अंदर में, और वही सिनेरियो दोस्तों केवल भारत नहीं दुनिया भर में है। एज ऑफ मार्च 2024, मार्च 2024 तक अगर हम देखेंगे तो 112 प्राइवेट प्लेन्स ऐसे हैं जिनको भारत में रजिस्टर्ड किया जा चुका है, प्राइवेट प्लेन्स अपने खुद के। और एक जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है भारत के अंदर में फिर भी 1 लाख की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से फिर भी बहुत कम एयरक्राफ्ट हैं अपने प्राइवेट प्लेन्स। जबकि यहाँ पे माल्टा हो गया, यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यूके हो गया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, चाइना, इनके पास में बहुत सारे प्राइवेट प्लेन्स प्रेजेंट हैं। हर 1 लाख जनसंख्या के लेकर अच्छे खासे मात्रा में प्राइवेट प्लेन्स हैं। इंडिया में फिर भी कम है, लेकिन इंडिया में धीरे धीरे करके प्राइवेट प्लेन्स बढ़ रहा है। और इंडिया की जो पोजीशन है एक्चुअली टॉप 20 कंट्रीज में आ चुकी है। टॉप 20 देश ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया में जिसके पास में, जिन देशों में सबसे ज्यादा प्राइवेट प्लेन है उसमें से भारत आ रहा है। लेकिन कहोगे ये तो सब तो अच्छी चीज़ है ना, क्या दिक्कत है, मिलियनर्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट प्लेन बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि प्राइवेट प्लेन से जो पॉल्यूशन होता है, जो इससे एमिशंस रिलीज होता है, वो कमर्शियल प्लेन से भी ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल प्लेन में आप सफ़र करने जाते हैं ना, उससे ज़्यादा प्रदूषण प्राइवेट प्लेन करता है। तो अगर प्रदूषण होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप एमिटर्स में भी काउंट होंगे। आपके पास में प्राइवेट प्लेन है ठीक है, लेकिन आप पॉल्यूशन में भी यहाँ पर सबसे बड़े एमिटर हैं, ये भी गिना जाएगा। और आज दुनिया भर हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आप कहोगे क्या कोई इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता? बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। ये जो वर्ड है ना एनालिसिस, ये ध्यान में रखना। आर्टिकल पढ़ लेना इज नॉट एन एनालिसिस। आर्टिकल का जो एनालिसिस होता है, हर एक चीज़ पता होना चाहिए, न्यूज़ क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और इसमें समस्याएं हैं तो ये कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो जो एविएशन का इंपैक्ट है दोस्तों एमिशन पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल में कवरेज हुआ है। एविएशन मैंने आपको बता दिया, जो हमारी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका भी रोल है आज हमारे दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, वो इनकी एमिशन, ये पोल्यूशन जो हो रहा है वो एविएशन की वजह से भी हो रहा है। और इनका भी कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के अंदर में, यानी लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसमें एविएशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है।
तो ये जो एनालिसिस है यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एविएशन सेक्टर आज के समय पर कितना बड़ा एमिशन क्रिएट कर रहा है, और आज के समय पर जो प्राइवेट जेट्स बढ़ रहे हैं, प्राइवेट एविएशन बढ़ रहा है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ यहाँ पे फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज फैक्ट्स ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या हो गया? तो ये जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जरा पहले इनको सुन लेते हैं अच्छे से, सुनिएगा। जब बात आती है ग्लोबल एमिशंस के बारे में, यानी प्रदूषण के बारे में दुनिया में जो एविएशन इंडस्ट्री से हो रहा है, तो जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, खुद यहाँ पर एक रेलिवेंट बॉडी है, और इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, वही एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये अकेली रिस्पॉन्सिबल थी 2022 के अंदर में हमारे दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन हुआ है उसके 2% एमिशंस में। कहने का मतलब है 2022 का समय दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहोगे 2% तो है, लेकिन ये भी तो समझो कि सर 2022 में कोविड-19 वाला समय था, और कोविड वाले समय पर भी इन्होंने, यानी इस एविएशन इंडस्ट्री से पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ, और पोल्यूशन ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि 2022 में जब ये कोविड लेवल चल रहा था, इससे पहले वाले सिचुएशन में यानी 2019 2018 ये इतना प्रदूषण पहले नहीं करते थे जितना इन्होंने कोविड एरा में भी पोल्यूशन किया। तो यही प्रॉब्लम है आज के समय पर कि हाँ, एविएशन इंडस्ट्री से जो एमिशन है वो तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर ऑलरेडी बताया कि जो ये एविएशन एमिशन होता है, जो ये पोल्यूशन है, ये तेजी से बढ़ रहा है, वो भी फास्टर रेट पे इंक्रीज हो रहा है। आज हम लोग रेलगाड़ी से भी पोल्यूशन करते हैं, रोड से भी पोल्यूशन करते हैं, जहाजों से भी पोल्यूशन होता है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन जितना पोल्यूशन रेल, रोड, जहाज कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से स्तर बढ़ रहा है प्लेन से हो रहे पोल्यूशन का। तो बाकी सारी चीजें वैसे ही बदनाम है, लेकिन प्राइवेट एविएशन से भी पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और एविएशन सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, दुनिया में 10 ऐसी चीजें, ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे बहुत बड़े एमिटर्स हैं, और दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो आज के समय पर प्रदूषण करती हैं। तो दुनिया में अगर ऐसी टॉप 10 इंडस्ट्रीज को काउंट करते हो, तो उस टॉप 10 में एक इंडस्ट्री आपकी एविएशन इंडस्ट्री भी आती है, जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। अब एविएशन इंडस्ट्री में दोस्तों 2 प्रकार के आपके प्लेन्स होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइवेट जेट्स, है ना, एक आपके प्राइवेट प्लेन्स हो गए, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपके कमर्शियल प्लेन्स भी होते हैं, जो यहां पर जिसमें आप ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर प्लेन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो पता है सिचुएशन यह है कि आज प्राइवेट एविएशन, यानी लोगों के जो अपने खुद के प्राइवेट जेट्स वगैरह भी हैं, यह सिचुएशन थोड़ी सी कंसर्निंग है। और एक स्टडी यहां पर यह पब्लिश हुई है नेचर के अंदर में कि जो प्राइवेट एविएशन, जो प्राइवेट जेट से पोल्यूशन हो रहा है, यह कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। 2023 2019 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 46% से यह पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है। और जो आपके नॉर्मल पैसेंजर कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं ना, उस कमर्शियल फ्लाइट से लगभग 5 से 14 गुना ज्यादा कह सकते हैं कि ये कार्बन एमिशन करते हैं आपके प्राइवेट जेट्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट जेट आपके कमर्शियल प्लेन से 5 to 14 टाइम्स ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और 50 टाइम्स ज्यादा पोल्यूटिंग है ट्रेन से। जो हमारी ट्रेन चल रही है, इससे प्रदूषण हो रहा है, उससे 50 गुना ज्यादा प्रदूषण ये प्राइवेट जेट करता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये प्राइवेट जेट नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी रिलीज करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आने वाले समय पर क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट पड़ेगा, और पड़ रहा है करंट समय पर। यह है दोस्तों यहां पे प्राइवेट सेक्टर को लेकर डिटेल्स। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो पोल्यूशन तो बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ में प्राइवेट एविएशन की ग्रोथ भी बढ़ रही है। लोग प्राइवेट जेट्स खरीद भी रहे हैं। दुनिया भर में नंबर ऑफ प्राइवेट जेट्स की कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच का डिफरेंस देखिएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि दिसंबर 2024 में हमारे पास में 25,1993 जेट्स थे, लेकिन अगर आप देखोगे फरवरी 2024 में 26,454 जेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जेट्स की संख्या बढ़ी है, और प्राइवेट जेट बढ़ेंगे तो पोल्यूशन बढ़ाएंगे। तो दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें प्राइवेट जेट का भी रोल है, जो नजरअंदाज कर दिया जाता है ना। तो अब नजरअंदाज नहीं करने वाले, क्योंकि एक डिटेल रिपोर्ट यहां पे पब्लिश हुई है। मार्च 2024 में भी देखोगे तो भारत के पास में भी ऐसे 112 रजिस्टर्ड प्राइवेट प्लेन्स है, जो भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया। इस वजह से हम भी टॉप 20 कंट्रीज में आते हैं, जहां पे अगर आप देखोगे टॉप 20 कंट्रीज में आते हैं जहां पे भारत के पास में प्राइवेट एयरक्राफ्ट की ओनरशिप है। और उसमें इंडिया भी है, माल्टा भी है, यूएस भी है, बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स, उनके खुद के प्राइवेट जेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये सब तो होता रहेगा, अब ये रुक थोड़ी सकता है।
आप रोक थोड़ी लेंगे प्राइवेट जेट्स और इन सब चीज़ को, एविएशन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी जैसे बाकी सारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन हमें पता तो अब चला कि ये ज़्यादा प्रदूषण कर रही है बाकी सारे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। तो उपाय हो सकता है, कुछ सोल्यूशन हो सकता है, बंद थोड़ी कर सकते हैं एविएशन सेक्टर को। तो सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों? सोल्यूशन में सबसे पहले कि आज ये जो प्लेन्स या प्राइवेट जेट चल रहे हैं इसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसी की वजह से तो प्रदूषण हो रहा है। फ्यूल जल रहा है, अब जैसे यहाँ पे गाड़ी मोटर है उसमें पेट्रोल जल रहा है तभी तो प्रदूषण हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर प्लेन में आप केरोसिन जला रहे हैं तभी प्रदूषण हो रहा है। तो क्यों ना फ्यूल बदल दिया जाए, पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है रिसेंटली, वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF, ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे प्रदूषण कम होगा या ना के बराबर होगा। ये फ्यूल दोस्तों बायो बेस्ड है ना। ये बनता कैसे है? ये बनता है एग्रीकल्चर वेस्ट से। भाई खेती आप करते हैं उसमें से जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कूड़ा करकट आ रहा है या वेस्ट ऑयल है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कूड़े करकट है, जो एल्गाई जो काई वगैरह होती है, इनमें एनर्जी होती है। तो उससे यहाँ पे हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। और इस फ्यूल को आप प्लेन में इस्तेमाल कीजिए, अपने जेट में इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा? कार्बन एमिशन कम होगा, जबकि जो हम पहले फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो आज बहुत सारी एयरलाइन, चाहे वो स्पाइस जेट हो चाहे वो एयर एशिया हो, ऑलरेडी यहां पर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को टेस्ट कर चुके हैं। इसमें यहां पर जात्रोफा ऑयल भी दोस्तों यूज किया जा चुका है, दूसरे बायोफ्यूल्स यहां पे यूज किए जा चुके हैं। तो टेस्ट में सक्सेसफुल है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे मैंने आपको बताया, इससे कार्बन एमिशन कम होगा, बहुत कम होगा, है ना, बहुत ज्यादा कम होगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अब हम तो यही सोचेंगे ना, जब यार सोल्यूशन है अपने पास में, जब इसको अपना सकते हैं, कूड़े करकट से ही बनाया जा रहा है, तो क्यों ना इसको बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, सबसे बड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को बनाने में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं ज़रा सुनिएगा। नंबर 1 चैलेंज इज कॉस्ट। ये वाला फ्यूल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जो नॉर्मल आपके केरोसिन वगैरह है वो सस्ते हैं, क्योंकि उसी का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब आप इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को नए तरीके से बना रहे हैं, सॉलिड वेस्ट वगैरह से बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब महंगा है तो भाई कौन इंडस्ट्री महंगा इस्तेमाल करना चाहेगी, जब उन्हें यहाँ पर वो मिल रहा है, वो टिकट प्राइस बढ़ा नहीं रहे, तो यहाँ पे आराम से इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कमर्शियल प्लेन्स के अंदर में, या जेट फ्यूल में भी वो वही यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ है प्रोडक्ट लिमिटेशंस। दुनिया भर का जो ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है दोस्तों, इसका प्रोडक्शन लिमिटेड है। जैसे मैंने बोला, इसका प्रोडक्शन इतना होता नहीं है क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। तो अगर प्रोडक्शन करना भी है, इसका बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बड़े बड़े प्लांट्स लगाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे, टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना होगा, उसके लिए भी अगेन पैसा चाहिए। तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाना चाहेगा जब उनके पास में है ही वही चीज़, भले ही वो प्रॉब्लम क्यों ना जनरेट कर रही हो। एक्स्ट्रा एफर्ट कोई नहीं लगाना चाहता। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज में अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन पर ये एक बुरा इंपैक्ट पड़ जाता है। क्लियर? चलिए, तो कहोगे ये सोल्यूशन तो आया, लेकिन इस सोल्यूशन में दिक्कतें थी। सर कोई दूसरा सोल्यूशन? हाँ, दूसरा सोल्यूशन अपने पास में है, वो है बैटरी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। ये क्या है भाई? इन प्राइवेट प्लेन्स के अंदर में हम बैटरीज का यूज़ कर सकते हैं। कहोगे बैटरी से? हाँ, तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम यही है जिसमें हम बैटरी के अंदर स्टोर हुई हुई जो बिजली है, क्योंकि बैटरी रखेंगे तो उसमें बिजली स्टोर करके रख सकते हैं, और उसी इलेक्ट्रिसिटी जो हमने स्टोर की है उससे हमारे एयरक्राफ्ट को पावर मिलती रहेगी, एयरक्राफ्ट अपना वर्क करता रहेगा, उड़ता रहेगा। तो बैटरी में जो एनर्जी है उससे पावर मिली एयरक्राफ्ट को, कोई केरोसिन वगैरह थोड़ी जला। तो अगेन यहाँ पे पोल्यूशन कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी चैलेंजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा चैलेंजेस क्या हैं, लेकिन फ़ायदे सुन लो पहले। हाँ, कार्बन एमिशन कम रहेगा, क्योंकि भाई बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके चला रहे हैं, तो एमिशन कम रहेगा। एनर्जी एफिशिएंसी रहेगा, है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर जो है ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, एनर्जी स्टोर है, इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर इससे नॉइज़ भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, तो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है बिजली से, और वो बैटरी से बिजली जा रही है, तो कोई यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कोई आवाज़ वगैरह उसमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन सर क्या ये इफेक्टिव रहेगा बैटरी से प्लेन चलाना, या बैटरी में रखी हुई एनर्जी स्टोर जो हुई है उससे? तो ऐसा नहीं है, इसमें भी चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें भी भारी भरकम चैलेंजेस हमारे सामने हैं। पहला चैलेंज क्या है? बैटरी का लिमिटेशन। भाई बैटरी का एक लिमिटेशन होता है, सिंपल सी बात है। आपका प्राइवेट जेट थोड़ा बड़ा है, उसके जब आप प्लेन में फ्यूल डालते हैं तो उससे प्लेन में हर एक पार्ट्स में एनर्जी मिल रही होती है, लेकिन बैटरी से आप हर एक पार्ट को एनर्जी दोगे तो एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो ये बैटरी वाली टेक्नोलॉजी क्या लंबे फ्लाइट्स के लिए सूटेबल रहेगी? थोड़ी देर के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन लंबे फ्लाइट्स के लिए डाउन हो जाएगा वो।
दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है, बैटरी का वेट और साइज। बैटरी, क्योंकि बड़ा प्लेन है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो बैटरी बड़ी चाहिए। अब बैटरी अगर आप बड़ी रखोगे प्लेन में तो अच्छा खासा जगह घेरेगी, वो जगह कम हो जाएगी, और जगह तो छोड़ो, उस पर पेलोड कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगा। तो उस एयरक्राफ्ट के ऊपर में, उस जेट के ऊपर में आपने बैटरी रखी है बहुत बड़े साइज की, उस एक तो उस पर वजन पड़ रहा है, उस बैटरी का भी वजन भी यहाँ पर वो झेलेगा। तो ये एक चैलेंज हो जाता है। फिर आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई आज सभी जगह पे चार्ज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है एयरपोर्ट्स पे, तो हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सभी सही जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बड़े लेवल पर। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, मैं दोनों ही चीज़ें बता के चल रहा हूँ। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ये सोल्यूशन हो सकता है प्राइवेट जेट का, लेकिन इसमें समस्या क्या है। फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया बैटरी वाला इशू क्या है। हाँ, कहोगे और कोई सोल्यूशन है अपने पास में? हाँ, एक और सोल्यूशन है यार, और वो है हाइड्रोजन। तो कहोगे हाँ, ये तो हमने पढ़ा है पहले भी, जब ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कि हाइड्रोजन को भी तो हम एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हाइड्रोजन ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन और अच्छी खासी एनर्जी भी प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन को भी तो स्टोर करने के लिए टैंक चाहिए होगा। क्योंकि आपका अभी जो आप केरोसिन वगैरह डाल रहे हैं, जो फ्यूल डाल रहे हैं, उसके लिए हमने जेट्स के अंदर में ऑलरेडी टैंक बना रखा है ना, और उस टैंक की ज़्यादा बड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन आपको ज़्यादा चाहिए होता है ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करने के लिए। तो हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए जो आपको टैंक चाहिए वो बड़े बड़े साइज़ के चाहिए, हैवी टैंक चाहिए, लार्ज वॉल्यूम वाले। और लिक्विड हाइड्रोजन को यहाँ पे यूज़ करोगे तो उसके लिए एडिशनल टैंक चाहिए होगा, एडिशनल स्टोरेज चाहिए होगा। तो एडिशनल स्टोरेज आप बनाओगे कैसे? और अगर आप बनाने के लिए इंट्रोड्यूस करोगे तो पूरे एयरक्राफ्ट का रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। आपने जितने प्राइवेट जेट है उनको पूरी तरह से रीडिज़ाइन करो, इस तरीके का जो स्टोरेज टैंक है उसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो आप हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग नेटवर्क में भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई हाइड्रोजन को रिफ्यूल कैसे करना है उसके अंदर में, ये भी एक बड़ी समस्या आ सकती है, इतना आसान नहीं है रिफ्यूल करना। तो यहाँ पर भी टेक्निकल और फाइनेंशियल बैरियर्स आएंगे। तो ये सोल्यूशन हो सकते हैं वैसे, लेकिन इनमें फ़ायदा क्या है, चैलेंजेस क्या है, दोनों पढ़ के चलना, ठीक है। क्योंकि मान लो आप कहीं पे बैठे हो कि भाई ये है, दूसरा बोले इसमें चैलेंजेस, भाई कह दो हाँ चैलेंजेस भी हैं, ये भी है, पता है आपको दोनों चीज़ें। तो हमें सबसे अभी तक फिर भी बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं कि इसी मामले को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो पूरा एविएशन इंडस्ट्री है इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रो करने के लिए भारत की भी ढेर सारे इनिशिएटिव है। तो हमारा जो सबसे पहला इनिशिएटिव है दोस्तों वो क्या है, वो है पॉलिसी इनिशिएटिव में उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, जहाँ पे मेन पर्पज़ है हमारी एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, हम अपने एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहे हैं, है ना, वहाँ पे भी फोकस है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत भी पॉलिसी इस प्रकार की लेकर चल रहा है। फिर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इन इंडिया। ये ध्यान में रखिएगा, जो भारत की एयरलाइंस हैं, इंडिया के अंदर में जो एयरलाइंस है उन्होंने भी दोस्तों इस प्रकार का जो सस्टेनेबल एयर एविएशन फ्यूल है, जिसके बारे में आपको ऊपर पढ़ाया था, जो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है, इस प्रकार के फ्यूल को टेस्ट किया है। स्पाइस जेट के साथ में जत्रोपा ऑयल ब्रांड का यहाँ पे यूज़ किया है, अलग से ऑयल उसमें मिलाया गया है। एयर एशिया ने यहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये एफर्ट्स सही हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे एफर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इवन हम यहाँ पे इथेनॉल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल को मिला सकते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो यही तरीके हो सकते हैं। या फिर लास्ट में वे फॉरवर्ड यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि अगर हमें भारत के एविएशन सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना होगा, इसमें से पोल्यूशन पूरी तरह से खत्म करना होगा, तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स हम लगा सकते हैं। एफर्ट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले या तो वही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रमोट कीजिए, या हाइड्रोजन से रिलेटेड जितना भी यहाँ पर चैलेंजेस उसको रिड्यूस कीजिए। एयरक्राफ्ट को रीडिज़ाइन करो, भाई नए एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करो जिसमें हाइड्रोजन वाला जो कैपेसिटी है वो लेकर आ सकते हैं, है ना। फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, रेगुलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता है ना, या दूसरी जो कंपनीज है वो आपस में कोलैबोरेट करके एक अच्छी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, उस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम की हैं, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। चलिए फिर आगे आते हैं। आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, आज का सेशन करते हैं समाप्त। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए हैं। एक टॉपिक और है, कह सकते हैं बाल पुरस्कार को लेकर, वो भी डिस्कस करना है, तो उसको मैंने यहाँ पर पेंडिंग में रखा है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, आपको पता है कुछ टॉपिक छूटते हैं ताकि उनमें एक अच्छा डेटा आपको लेकर प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।